हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में स्टडी की थी। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे सेल का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो जो सेल होती है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो सेल के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस होता है उसी में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोटीन के कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है। सेल के अंदर एक थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऊपर साइड पे यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पे जिस पार्ट पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है उससे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और गोल्जी अपरेटस, जो गोल्जी अपरेटस होता है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है और प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। और लाइसोसोम, जो लाइसोसोम होता है वो सुसाइडल बैग ऑफ सेल होता है। तो ये सभी सेल के स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको किसने इनक्लोज करके रखा हुआ होता है? सेल मेम्ब्रेन ने। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है उनको एनक्लोज करके रखता है, उनको एनवलप करके रखता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव शीट की तरह होता है जिससे जो कि सेल के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और सेल मेम्ब्रेन को किन किन नामों से जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को इन नामों से भी जाना जाता है। और सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के साथ साथ ये सेल को एक शेप भी प्रोवाइड करती है। नाउ डेफिनेशन देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज एन अल्ट्रा थिन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, बहुत ही ज़्यादा थिन एंड डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये है कि इसके अंदर एक एनर्जी और फोर्स होता है जिसके कारण कि सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट होते हैं। और सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस या कुछ सर्टन सब्सटेंसेस ही इसमें से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे इजीली एक्सचेंज हो सकते हैं, इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल कहते हैं। तो सेमी परमेबल लेयर दैट सेपरेट्स द फ्लूइड आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड द फ्लूइड इनसाइड द सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो जो सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उससे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड या इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं। और सेल के बाहर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सेपरेट करने का काम करती है। नाउ कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो किन किन सब्सटेंसेस से मिलके बनी है। तो लिपिड्स, फर्स्ट इज लिपिड्स। जो लिपिड्स होता है वो 40% होता है और ये 2 टाइप्स के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये स्ट्रक्चर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो लिपिड्स 40% एंड प्रोटीन्स 55% प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोटीन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन इंट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रिंसिक। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये एक लिपिड लेयर है। तो ये लेयर लिपिड की बनी हुई है और यहाँ पे
लेयर के अंदर कुछ प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। तो जो लेयर के अंदर की तरफ प्रोटीन एम्बेडेड होता है उसे इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक कहते हैं। और जो लेयर के बाहर की साइड प्रोटीन प्रेजेंट होता है उससे एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट 5% प्रेजेंट होता है और ये 2 टाइप्स की होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिपिड लेयर पे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिपिड लेयर से डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होता है उसे ग्लाइकोलिपिड, और जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे अटैच होता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन मॉलिक्यूल से अटैच्ड है वो ग्लाइकोप्रोटीन, और जो भी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिपिड से या लिपिड लेयर से अटैच्ड है डायरेक्ट उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 3 मॉडल आए थे। जो पहला मॉडल है वो है डेनियली डेविसन मॉडल, जो कि 1935 में आया था। तो जो साइंटिस्ट डेनियली और साइंटिस्ट डेविसन है उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था, और उन्होंने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सैंडविच ऑफ लिपिड्स की होती है। जैसे कि जो लिपिड लेयर होता है वो सेंटर में प्लेस होता है, तो जो लिपिड लेयर है उसके दोनों तरफ में प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है, इसलिए सैंडविच की तरह फॉर्म करती है। और जो ये मॉडल है वो कुछ सालों तक साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया था, बट बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो 1957 में आया था। जो साइंटिस्ट रॉबर्टसन है उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था, और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और उन्होंने ये देखा कि जो सेल है उसके अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, उसकी खुद की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जैसे और भी ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी खुद की अपनी एक आउटर कवरिंग होती है। तो उन्होंने सभी मेम्ब्रेन के ऊपर स्टडी की और देखा कि जो उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक्सेप्ट देयर थिकनेस। तो इसी वजह से उन्होंने उसका नाम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रख दिया। देन तीसरा मॉडल जो है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो 1972 में आया था, और जो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने इसको प्रपोज किया था। तो ये जो मॉडल है वो अब तक का लेटेस्ट है और एक्सेप्टेड मॉडल है। तो इसी के अंदर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे डिटेल में। नाउ द सेंट्रल लिपिड लेयर इज अ बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। जो लिपिड लेयर होती है, मतलब लिपिड लेयर से ही वो सेल मेम्ब्रेन बनती है, और ये एक बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, मतलब ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो जैसे हमने देखा था लिपिड के जो कंपोनेंट्स हैं ये लिपिड से ही बनती है। तो हमने पहले जैसे देखा था कि जो लिपिड्स है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। जो फॉस्फोलिपिड है वो फॉस्फेट ग्रुप और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। तो जो लिपिड लेयर होती है, जो लिपिड लेयर फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है, जो कि 2 कंपोनेंट से फॉस्फेट से और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। तो हम फॉस्फोलिपिड का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है जिसमें जो ये हेड पोर्शन है वो फॉस्फेट से बना होता है, और जो ये टेल पोर्शन है वो 2 फैटी एसिड चेन से मिलकर बनी होती है। तो ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर से पूरी एक लेयर बनती है, फैटी लेयर बनती है, मतलब लिपिड लेयर बनती है। तो जो फॉस्फेट है वो हाइड्रोफिलिक होता है।
जो फॉस्फेट है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। इसका मतलब कि जो हाइड्रो है मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग। तो ये वाटर लविंग नेचर का होता है। इसका मतलब कि वाटर सॉल्यूबल होता है जो इसका हेड होता है फॉस्फोलिपिड का। और जो ये टेल पोर्शन है जो फैटी एसिड है वो हाइड्रोफोबिक की नेचर होती है। हाइड्रो का मीन्स वाटर, फोबिक का मीन्स फियर। इसका मतलब ये है कि जो फैटी एसिड्स है वो वाटर इनसॉल्यूबल होती है। जैसे कि ये एक नॉन पोलर सब्सटेंस होता है, जैसे कि एक ऑयल सब्सटेंस होता है। तो जैसे एक ऑयल वाटर का रिपेलेंट होता है, वाटर रिपेल करता है, उसी तरह से जो फैटी एसिड होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, जो ये पानी से दूर रहता है। तो ये पूरा एक फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर है और जो फॉस्फोलिपिड की पूरी चेन से ही मतलब ये लिपिड लेयर बनती है इसकी। और ये बायलेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉस्फोलिपिड होता है, तो फॉस्फोलिपिड इस तरह से एक लिपिड लेयर बनाते हैं, इस तरह से अटैच होके ये एक लिपिड लेयर बनाता है। और जो लिपिड लेयर होती है वो बायलेड स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब कि इस साइड और दोनों साइड में ये लेयर प्रेजेंट होती है, इस तरह से बायलेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। और जो ये हेड पोर्शन होता है फॉस्फोलिपिड का वो सेल के आउटसाइड की तरफ होता है, मतलब कि जहाँ सेल का आउटसाइड होता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उस साइड इसका हेड प्रेजेंट होता है। तो ये जो हेड पोर्शन है वो सेल के आउटसाइड की तरफ इनका मुंह होता है। और जो ये टेल वाला पोर्शन होता है वो सेल के इनसाइड होता है, जहाँ पे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। नाउ द मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड विथ मोजेक ऑफ प्रोटीन। जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड होती है, मतलब ये फ्लूइड इन नेचर होती है। तो इस फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन होता है वो मोजेक पैटर्न में प्रेजेंट होता है। मोजेक का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ कांच के टुकड़े या टाइल्स के टुकड़े या फिर कोई स्टोन होते हैं टुकड़े उनके, तो हम उनको कुछ ऐसे पैटर्न में मतलब उनको इस तरह से फिक्स कर देते हैं कि वो एक पैटर्न बना लेता है। तो जो प्रोटीन है वो भी इसी तरह से यहाँ पे कुछ फिक्स होके उसी पैटर्न में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये प्रोटीन जो होते हैं मोजेक पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि ये प्रोटीन इस तरह से यहाँ पे फिक्स होते हैं। नाउ द फ्लूइड मोजेक मॉडल, हम इस मॉडल के थ्रू देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने ये देखा था कि जो ये सिंगल स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो जो ये हेड पोर्शन है वो फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है और जो ये टेल पोर्शन है वो फैटी एसिड चेन की बनी होती है। तो ये फॉस्फोलिपिड से ही पूरी लिपिड लेयर बनी होती है और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होती है। नाउ सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले है ये जो प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन की पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, इसलिए इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और जो ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड प्रेजेंट है तो इन्हें इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। पर जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो टू टाइप का होता है, जैसे कि जो ये प्रोटीन है वो पार्शियली एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये पार्शियली एम्बेडेड है इसलिए इसे पार्शियली इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। पर जो यहाँ पे और जो दो प्रोटीन है वो टोटली एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वन एंड से अनदर एंड तक ये टोटली एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए इसे टोटली इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। नाउ और भी स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर बीच में प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन को। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड इन नेचर होती है, तो कोलेस्ट्रॉल उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। नाउ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है वो अगर डायरेक्ट अगर प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं।
और जो कार्बोहाइड्रेट अगर डायरेक्ट लिपिड से प्रेजेंट होता है, लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो जो ग्लाइकोलिपिड और जो ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इनका क्या काम होता है, ये सेल को आइडेंटिफिकेशन में काम करता है, कि सेल को आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि जब कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी बॉडी की सेल नहीं है। तो इसका मेजर रोल हमारे इम्यून सिस्टम में होता है, ताकि कोई भी फॉरेन एंटीजन आए और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए और उस फॉरेन एंटीजन को किल कर दे। तो इसका सबसे मेजर रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आके सेल को आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। नाउ प्रोटीन को हम देखते हैं कि हम जानते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, वो कुछ ही सब्सटेंसेस को, सर्टेन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देती है। तो अगर कुछ सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो होता है कि डायरेक्ट वो लिपिड लेयर के थ्रू एंटर हो जाते हैं, डायरेक्ट अगर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो इस मैकेनिज्म को डिफ्यूजन कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली जो हमारे लेयर होती है, लिपिड लेयर होती है, तो वहाँ से डायरेक्टली ये एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर, इसलिए ये डिफ्यूजन होता है। और जैसे और भी यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है होते हैं सेल के अंदर, वो भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटीन है, जैसे ये चैनल प्रोटीन और एक कैरियर प्रोटीन। तो जो चैनल प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ आयंस और कुछ आयंस को या कुछ और सब्सटेंसेस को ये अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो चैनल प्रोटीन होता है उसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे कि H2O है या आयंस है या और भी कोई सब्सटेंसेस हो गया, तो जब ये डायरेक्ट मतलब प्रोटीन के चैनल के थ्रू अगर ये डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसको फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आता है। तो जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से और लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आता है तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आया, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे फैसिलिटेट डिफ्यूजन भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ये H2O है, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही उसको एंटर करने देगा। उससे H2O प्रोटीन के मतलब जो प्रोटीन है वो एक सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक होता है, जैसे कि H2O के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन होगा, और भी अदर कोई अदर सब्सटेंसेस है उनके लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन होगा जो उनको सेल के अंदर एंटर करेगा। तो जो प्रोटीन अगर H2O को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको एक्वापोरेंस कहते हैं। तो एक्वापोरेंस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये H2O का ट्रांसपोर्ट होगा, और जो H2O का मैकेनिज्म है वो थोड़ा स्लो होता है। और भी जैसे सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। नाउ देखते हैं यहाँ पे एक और प्रोटीन है जिसे कैरियर प्रोटीन कहते हैं। इस कैरियर प्रोटीन के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, पर अगर लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना होगा तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हम सोडियम पोटेशियम पंप में देख सकते हैं, और जब ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज में भी देख सकते हैं कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन इधर और लो कॉन्सेंट्रेशन है, और लो से हाई की तरफ ज़्यादा, इसलिए अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। और इसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे होता है कि जब भी एनर्जी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे जैसे भी एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से फोर्स लगेगा और यहाँ से ये चैनल खुल जाएगा। और जो सोडियम होता है तो 3 सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इस तरह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है।
और जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो मेन मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्ट का, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है कि जब यहाँ से एनर्जी लगेगी तो यहाँ से ये चैनल खुलेगा और जो सोडियम है वो सेल के बाहर जाएगा और जो ग्लूकोज होता है वो अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो मेन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पर कुछ केसेस में, सर्टेन केसेस में, जब कार्बोहाइड्रेट का लोड अगर ज़्यादा हो जाता है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो जो ग्लूकोज है वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन भी करता है। नाउ फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखेंगे कि क्या होता है। तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। हमने देखा था कि जो सेल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेल के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नाउ सेलेक्टिव परमेबिलिटी एक्ट एज अ बैरियर फॉर अदर सब्सटेंसेस। सेलेक्टिव परमेबिलिटी या फिर सेमी परमेबल, तो ये क्या करती है, कुछ सब्सटेंसेस को ही ये सेल के अंदर पास करने देती है। बाकी जो कुछ हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो उनके लिए एक बैरियर की तरह एक्ट करती है, उनको ये सेल के अंदर पास नहीं होने देती है। नाउ एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। नाउ एक्सक्रीटरी फंक्शन, सेल के अंदर कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं या फिर कुछ अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं सेल के अंदर, तो ये उनको एक्सक्रीट आउट करती है। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन और CO2 होता है तो उसका एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन होता है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्ट सेल के अंदर आ जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो थ्रू डिफ्यूजन ये ब्लड के अंदर वापस चला जाता है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल, तो जो सेल की ये जो आउटर कवरिंग होती है तो सेल मेम्ब्रेन उस सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, एक साइज भी प्रोवाइड करती है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।